जनसंदेश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद जैदी। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार और लोकपाल पर सोनिया की आज टूटी चुप्पी की। लोकपाल और भ्रष्टाचार पर सोनिया ने चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया है कि महज भाषणबाजी से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाना होगा। बीमार सोनिया ने खत के जरिए संदेश दिया कि उनकी सरकार ही लेकर आएगी कारगर लोकपाल। सोनिया की प्रतिबद्धता की टीम अन्ना ने तारीफ की है, लेकिन उन्हीं के लफ्जों में जवाब भी दिया है कि सरकार को भी कोरी बयानबाजी से बचना चाहिए। आज हम बात करेंगे सोनिया की टूटी चुप्पी और पेट्रोल कीमतों को लेकर ममता की कोरी धमकी पर। सोनिया ने तोड़ी चुप्पी, जी हां, चर्चा हम करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश। थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है विजय किशोर मानव और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर आशीष सरकार, और दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। धन्यवाद जैदी जी। विजय किशोर मानव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष सरकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केजी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो सोनिया ने तोड़ी है चुप्पी और हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं केजी सुरेश। केजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर हर्षवर्धन से, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए दिल्ली से। डॉक्टर हर्षवर्धन, सोनिया ने खत लिखा है और ये कहा है कि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा और कारगर लोकपाल बिल कांग्रेस ही लाएगी, यूपीए ही लाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि सोनिया जी तो इस मामले में भाषण भी ठीक से नहीं कर रही हैं। और सोनिया जी क्या कर रही हैं ये बताइए ना। ये इतने भ्रष्टाचार के जो मामले आज देश में उजागर हुए हैं, इतना जो स्विस बैंकों के अंदर खातों के अंदर जो देश के राजनेताओं के नाम सर्कुलेशन में आ रहे हैं, उसमें कितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं के भी नाम आते हैं, उनके अपने परिवार के लोगों के भी नाम आते हैं। अब वो सच झूठ जो भी है उसको सारे को देश के सामने उजागर करने के लिए उन सारे खातों को, दूसरी चीजों को, भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के अंदर उनकी नाक के नीचे इतनी बड़ी भ्रष्ट मुख्यमंत्री बैठी है जिसका 46 दफा नाम सीएजी की रिपोर्ट में आया। शुंगलू कमेटी जो उनके अपने जो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने बनाई, उसके अंदर आया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। तो आखिर जो है सोनिया जी क्या कर रही हैं? सोनिया जी भी सिर्फ जो है, ये बाकी लोग तो रोज भाषण देते हैं, सोनिया जी तो मेरे ख्याल से साल 6 महीने में एक बयान देके वो समझती हैं कि ये तो वो वाली बात है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सबसे भ्रष्ट पार्टी, सबसे भ्रष्ट जो है सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश देख रहा है और सरकार कुछ कर नहीं रही और उसके ऊपर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता देश को कि ये कौन सी नौटंकी है। ये तो बहुत ही सुपर किस्म की नौटंकी बातें हैं। ये देश जो है अच्छी तरह से अब कांग्रेस की और सोनिया जी की नस नस को पहचान गया है कि ये देश को एकदम मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने देश को बेवकूफ समझ लिया है और ये समझ रहे हैं कि देश को इसी प्रकार से झूठे नारे देकर ये जिंदगी भर बहका सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी। अब वो तो ऐसा है कि ये भी एक राज है जो कि जो है इस देश के, मैं समझता हूँ किसी कौन से गर्भ में छुपा हुआ है कि उन्होंने कुर्सी ठुकरा दी थी, या जो है जब राष्ट्रपति के यहाँ गई थी वो बड़े उत्साह के साथ और वापस आई थी, क्या वहां से संदेश लेके आई थी। ये तो सारी दुनिया के सामने राज है, लेकिन उसके बारे में आप सार्वजनिक बात नहीं करवाएं तो अच्छा है। वो तो सारी दुनिया जानती है। हो सकता है चर्चा करने में लोग संकोच करते होंगे। ये बड़ा गहरा राज है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इस राज को जानते हैं। विजय किशोर मानव, ये जो खत है सोनिया गांधी का, ये काफी लंबी चुप्पी है जो तोड़ी है इस बार अध्यक्ष ने कांग्रेस के। किस तरह से देखा जाना चाहिए इस खत को? मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह टीम अन्ना ने जन लोकपाल बिल का इतना हो हल्ला मचा रखा है और भाजपा और उसके साथ के जितने तमाम लोग हैं उन्होंने भी इसको अपने सिर पे उठा रखा है, उसकी वजह से इस समय मुझे लगता है कि अब जन लोकपाल से बिल से भ्रष्टाचार जाएगा।
ये जो कर्नाटक का लोकायुक्त था, जो बिना दांत और बिना नाक का और बिना अधिकार का था, उसने तो जेल करा दी येदियुरप्पा को। मुझे लगता है कानून से ज्यादा उसके एग्जीक्यूशन पर, उसके लागू करने पर, उस पे मंशा पर, इससे होगा। दूसरे भ्रष्टाचार के लिए जैसा चिट्ठी को इस नजर से भी देखा जाना चाहिए कि कानून भ्रष्टाचार खत्म नहीं करते, लोगों को उनको नीचे के लेवल तक एक एक व्यक्ति में ये बात तो आनी पड़ेगी। बड़े तमाम हमारे जो राष्ट्रीय दल हैं वो जैसे हमारा भ्रष्टाचार और उनका भ्रष्टाचार और अच्छा बुरा, जहां उनके पास है वहां वो सब उसे बचा रहे हैं, जहां इनके पास है वो ये बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन को पेसिफाई करने के लिए सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है या इसके कोई राजनीतिक मायने भी है? नहीं, राजनीतिक मायने ही समझने चाहिए। ये मानना चाहिए कि अब अन्ना हजारे जो आगे करने वाले हैं उसको थोड़ा संभाल के करें, ऐसे नहीं होगा। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के मूड में दिखाई पड़ती। केजी सुरेश, राजनीतिक मायने निकाले जाएं तो क्या सोनिया गांधी ने अपने खत के जरिए दो जगह निशाना साधा है? क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन भी तुरंत आया है। देखिए, मैं मानता हूं कि इसके तीन पहलू हैं। फर्स्ट, जैसे सामने दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार एज ए होल इज ऑन द डिफेंसिव, यह पहला आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, एक संदेश कहीं ना कहीं जा रहा था और मीडिया में खुलकर चर्चा भी हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं। जिस तरीके से टी मन्ना से डील किया गया, जिस तरीके से रामदेव से डील किया गया, तो इस पर जो है तो वो एक इस मैसेज के जरिए उन्होंने ये कह दिया है कि जहां तक अप्रोच का सवाल है, वी आर वन, हमारा अप्रोच में कोई फर्क नहीं है, आपसी कोई मतभेद नहीं है, एक ही लाइन है। जो लाइन अभी तक अपनाई गई थी वो बिल्कुल ठीक है, विज़ा-वी टीम अन्ना। और तीसरा, कहीं ना कहीं इस वक्त ये स्टेटमेंट आना, शायद कांग्रेस को ऐसा लगता है, अभी कुछ जो C4 और हिंदुस्तान टाइम्स का एक सर्वे भी आया था कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना, मैं अन्ना हजारे पर्सनल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, टीम अन्ना की क्रेडिबिलिटी पर लोगों को जो है थोड़ा सा सवालिया निशान लगा और कांग्रेस उसका एडवांटेज लेना चाहती है। जाहिर है कांग्रेस जो है वो घिर जरूर चुकी है, लेकिन जो उसका लहजा है उस लहजे में कोई नरमी जताना नहीं चाह रही है। जैसा कि केजी सुरेश ने कहा कि वो ये कहना कि भाषणबाजी से नहीं होता, जन लोकपाल हम ही या लोकपाल हम ही लेके आएंगे, ये वही स्टैंड है जो स्टैंड अन्ना हजारे से बातचीत फेल हो जाने के बाद कांग्रेस का था। उसी स्टैंड को आज कांग्रेस ने कायम रखा है और सोनिया गांधी के खत के जरिए इसको कायम रखने का मतलब यह है कि शीर्ष नेतृत्व भी अन्ना हजारे से सीधे टक्कर के मूड में है। जी सुरेश, ये बड़ी मुद्दे की बात है। कांग्रेस पार्टी के तेवर इंक्लूडिंग कांग्रेस अध्यक्ष के इसमें शामिल इस वजह से हैं कि उनको पता है कि इस देश की जनता की जो हाफजा है, जो मेमोरी है, वो बड़ी शॉर्ट टर्म है, वो भूल जाएगी, चुनाव में बहुत समय है अभी। बिल्कुल, उनको लगता है कि आप किसी भी कांग्रेस लीडर से बात कीजिए, वह कॉन्फिडेंस के साथ कहता है अरे 2.5 साल में पूरा माहौल बदल जाएगा। और वही नहीं, एक जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, आप भले वामपंथियों के साथ आपके कोई भी मतभेद हो, लेकिन वामपंथियों का कुछ प्रिंसिपल्स थे जिन पर उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पर उन्होंने जो है अपना बिल्कुल समझौता नहीं किया। आज उस वजह से वो भी डिस्क्रेडिट हो गए, वो बात अलग है। लेकिन आज इनके जो कोलिशन पार्टनर हैं, चाहे वो डीएमके जो कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में ग्रस्त है, और दूसरी तरफ एक तरफ ममता बनर्जी जैसे पूरी तरह नौटंकी जो आपने देखा, जो धमकी दिया गया, और उसके बाद जो बंगाल के लिए मैक्सिमम बार्गेन कैसे किया जाए, ऐसे अनस्क्रूपलस लोग हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल आश्वस्त है कि हमें कहीं से कोई खतरा नहीं है 2.5 साल के लिए। ये जितने भी लोग हैं इनको जो है अपना जिसे कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश, आप उनको दे दीजिए, चाहे वो एनसीपी हो, डीएमके हो, इनको बस दे दीजिए, ये चुप रहेंगे, सरकार 2.5 साल और बाकी टीम अन्ना से तो निपट ही रहे हो। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। और आप देखेंगे अल्टीमेटली जो दिग्विजय सिंह को जो खुला छोड़ रखा है, आज यूपीए की अध्यक्षा की जो वक्तव्य आया है उससे पूरी तरीके से यह साफ हो जाता है कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे हैं, पूरा उनको यह टास्क दिया गया है।
जिस तरीके का आज का बयान है उससे बिल्कुल साफ जोड़ के देखा जाना चाहिए, जोड़ के देखा जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपके प्रवक्ता ने बड़ा जो है वो कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या बीजेपी को बड़ी निराशा हुई, कोई उम्मीद बंधी थी क्या ममता बनर्जी की धमकी से? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं ममता बनर्जी जो है इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। जब मैं इतने सालों से देखा कि ये जमीन पे जनता के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अभी जो रिसेंट पास्ट में और विशेषकर जो अभी प्रकरण हुआ है, इसमें जो इनका बिहेवियर मैंने देखा तो मुझे एकदम याद आया कि जो पिछला जो कांग्रेस का जो सेंटर में टर्म था, उसमें लेफ्ट पार्टीज भी इसी तरह का बिहेवियर करती थी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती थी, सरकार को जो है वो लाल झंडी दिखाती थी, जब वहां जाती थी पार्लियामेंट में तो वहां मीटिंग में जाकर जो है वो उनको हरी झंडी दिखा देती थी। दोगला चेहरा था। और ममता बनर्जी का भी मैं समझता हूं कि एकदम दोगला चेहरा जो है वो सारे देश के सामने स्पष्ट हो गया है। और उसके लिए ढोंग कहिए, उसको जो भी हर तरह से, मतलब ये एक तरह से आई थिंक दिस इज चीटिंग विद द पीपल। लोग जो बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ जिन्होंने उनको सत्ता के ऊपर बैठाया है, अच्छा आप या तो करिए मत, अगर कर रही हैं तो कम से कम ये ब्लैकमेलिंग और ढोंगबाजी तो मत करिए। कितने दिन तक आप देश को इस तरह से बहकाएंगी? मेरा ख्याल से वेस्ट बंगाल में अब जो कम्युनिस्ट लोगों का बिहेवियर और जो ममता बनर्जी का बिहेवियर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा ख्याल से वेस्ट बंगाल के लोग भी अपने आप को चीटेड महसूस कर रहे होंगे। कोई भी प्रदेश जो है ये नहीं चाहता कि अपने यहाँ कुछ प्राप्त करने के लिए वो जो है अपना लार्जर कैरेक्टर है उसको वो लूज कर ले। ये एकदम चरित्र जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है, ऐसा नजर आता है ममता बनर्जी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी के लोगों का। पर डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी जो मांग कर रही है तो अपने राज्य के लोगों के लिए ही मांग कर रही हैं, उसमें वो कोई पर्सनल मांग तो नहीं कर रही हैं। अगर वो ब्लैकमेल भी कर रही है केंद्र सरकार को तो उसका फायदा तो राज्य को ही मिलेगा। तो आपको कैसे लगता है कि उनके लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे? यहां धक्का तो आपकी पार्टी को लगा है क्योंकि एक उम्मीद बन गई थी। देखिए जैदी साहब, उनके खिलाफ लोग होंगे नहीं होंगे मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कि ममता बनर्जी अगर वेस्ट बंगाल के लिए कुछ मांगना चाहती हैं, कुछ वो चाहती हैं, तो देश के सामने खुल्लम खुल्ला मांगे, किसने मना किया है? उसके लिए उनके पास पूरा प्रदेश है, पूरी प्रदेश की जनता उनके साथ है। लेकिन सारे देश की जनता को ये कहकर बेवकूफ बनाना कि अगर ये पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे तो मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और फिर वहां जाकर मीटिंग के अंदर अपने प्रदेश की डिमांड्स की बात करना और उस तरह से जाके नेगोशिएशंस करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना, फिर कहना अगली बार देखेंगे, अगली बार नहीं बढ़ाने देंगे। व्हाट इज दिस? आई थिंक दिस इज शेयर नॉनसेंस। ये एकदम बेईमानी है लोगों के साथ, जो है देश की जनता के साथ बेईमानी है। ये देश की जनता के साथ बेईमानी मैं नहीं समझता कि कोई बर्दाश्त कर सकता है देश का कोई समझदार आदमी के ये गले नहीं उतर रही है बात जो है। के जी सुरेश, समझदार आदमी के गले नहीं उतर रही है, बेईमानी है ये देश के साथ। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि कोलिशन कंपल्शन जिसे कहते हैं, जब से कोलिशन ईरा आया है और एनडीए भी काफी मजबूर रही अपने कोलिशन पार्टनर्स के सामने। हमें याद है किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू आके जो मनमानी जो मांगते थे वो ले जाते थे वो, और कुछ नहीं कर पाती थी। और ये छोड़िए, बीजेपी ने अपना पूरा कोर एजेंडा, सारे इश्यूज 370 से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर सारे इश्यूज को ठंडे बस्ते में रखने में मजबूर हो गए। उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब तो हम साझा कार्यक्रम होगा, जो भी होगा। कोलिशन की मजबूरी ऐसी है। ये कोलिशन का ईरा जब से शुरू हुआ, जो क्लियर मेजॉरिटी मिलना बंद हो गया राष्ट्रीय दलों को और राष्ट्रीय दल निर्भर होने लग गए, तब से लेकर आप ये इफेक्ट सिर्फ इसी ब्लैकमेल का नहीं है। आप देखिए, मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे केंद्र में आज भी, तो चाहे डीएमके हो या जो भी एनसीपी हो, यही सबसे ज्यादा करप्शन और बाकी चीजों में इन्वॉल्व है। और बाकी लोग मजबूरी की वजह से, क्योंकि सत्ता के प्रति, सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कोलिशन पार्टनर कुछ भी करें। डीएमके का राजा ने कुछ भी किया, प्रधानमंत्री चुप रहे। तो ये जो नेशनल पॉलिटिक्स पर ये जो एक क्षेत्रीय दल जो जिस तरीके से ये मिली जुली सरकार की मिली भगत, जो ये एक बहुत बड़ा, ये इंडियन पॉलिटिक्स में ये पूरा एनालाइज करने की जरूरत है इसको, ये क्योंकि इसका जो असर है ये कोलिशन ईरा में दूरगामी है, बहुत दूरगामी, बहुत दूरगामी है। ये जो बात कर रहे हैं बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका की, जो एक बड़ी स्टैंडर्ड विपक्ष की जो भूमिका होती है उसकी बात कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि केजी सुरेश ऐसा है?
नहीं है, ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो पूरे देश में किसी पार्टी ने वो नहीं रखा है। पहले दिन से लेकर सभी दलों का एक ही मकसद रहता है कि किस तरीके से सरकार को गिराया जाए, बाय हुक और बाय क्रुक। वो जो पहले था कि भाई 5 साल तक सब्र से इंतजार करो, चौथे साल में कुछ कार्यक्रम शुरू करेंगे, कि चलो अभी तो इनको जनता का जो ये अब एक स्टेटमेंट रह गया है कि जी हम लोगों का जो जनादेश है उसको हम स्वीकार करते हैं। ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन भरा स्टेटमेंट रह गया है। इसके सिवाय उसको स्पिरिट में कहीं नहीं लिया जाता। पहले दिन से प्रयास कवायद इसी बात का होती है कि सरकार को किस तरीके से गिराया जाए, और उसको जायज भी समझते हैं। कहीं भी आप देखेंगे, क्या संसद को चलने दिया है क्या? इतने दिनों में एनडीए ने कितनी बार पार्लियामेंट को स्टॉल किया है? कहीं कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस हुए हैं क्या? आपने कहां अपने विचार रखे हैं? आपने तो सिर्फ आलोचना की है। तो सकारात्मक विपक्ष का जो एक आदर्श भूमिका है वो तो सिर्फ बात ही रह गई है। जिस तो सिर्फ बात में, बिल्कुल। वो सवाल मैं डॉक्टर हर्षवर्धन से दोहराता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने जो कहा कि आप कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका में हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलते हैं, लेकिन बार बार मध्यावधि चुनाव की बात करना, क्या सत्ता पक्ष को उनका जो फर्ज है वो याद दिलाना है उसका मकसद, या फिर बीच में सत्ता पाने की लालसा से जुड़ा हुआ है ये मामला? नहीं, पहली बात तो ना हम मध्यावधि चुनाव की बात करते, ना हम ऐसी कामना करते कि मध्यावधि चुनाव हो। लेकिन अगर मान लीजिए ये सरकार जो है, आडवाणी जी ये कई बार कह चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नहीं, आडवाणी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मध्यावधि चुनाव देश में हो जाए और मैं ये चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव हो। मध्यावधि चुनाव तो अगर इस देश के अंदर कभी होगा तो इस सरकार के अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण होगा। उन्होंने कहा कि जनता को तैयार रहना चाहिए मध्यावधि चुनाव के लिए। नहीं, जनता तो तैयार रहे या ना रहे, उससे तो कोई उनके कहने से तो मध्यावधि चुनाव हो नहीं जाता है। अल्टीमेटली ये सरकार अगर जाएगी तो अपने इनर कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण जाएगी। जो इसके समर्थक हैं वो जिस दिन इसका साथ छोड़ देंगे, जिस दिन उनको कोई सद्बुद्धि आएगी उसके कारण जाएगी। उससे बीजेपी के कोई समर्थन या बीजेपी के कोई स्टेटमेंट या सपोर्ट का कोई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जहां तक हमारा, देखिए हम आखिर ऑपोजिशन है, तो सरकार अगर जनता को लूट रही है, सरकार जनता के साथ बेईमानी कर रही है, सरकार जनता को धोखा दे रही है, सरकार ने महंगाई से लोगों को त्रस्त कर दिया है, सरकार बड़े बड़े स्कैम कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो सड़कों के ऊपर हो, चाहे वो जंतर मंतर पे हो, ये हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का काम है। और अगर हम ये काम को ना करें तो आप कहेंगे कि साहब हम कमजोर हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हम करते हैं तो उसके अंदर भी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विश्लेषक लोगों को आपत्ति होती है। हमें समझ में नहीं आता कि जो है कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म पूरी ईमानदारी से बिल्कुल निभाते रहेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर हर्षवर्धन, निशाना आपकी पार्टी का यूपीए का सबसे बड़ा घटक दल कांग्रेस ही होता है। चिदंबरम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, जो मिलीजुली सरकार के अन्य घटक दल हैं वो नहीं होते हैं। उसकी वजह क्या ये है कि कभी जो है वो हमारे भी साथ ये आ सकते हैं, ये स्कोप छोड़ के रखना चाहती है क्या बीजेपी? नहीं, ये आप कैसे ये कह सकते हैं? हम कांग्रेस के खिलाफ भी उसी तरह से आवाज उठाई है। हमने जो करुणानिधि का जो भ्रष्ट पार्टी है उनके खिलाफ और उनकी जो भी हरकतें रही हैं उनके खिलाफ भी वैसी आवाज उठाई है। हम ममता बनर्जी अगर आज गलत काम कर रही है तो हम ममता बनर्जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। जब जरूरत पड़ी, जब शरद पवार उल्टे सीधे बयान दे रहे थे और महंगाई को बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे तमाम किस्म की साठगांठ उन्होंने की, तब हमने उनके खिलाफ भी उसी तरह से खुलकर बोला है। तो मैं जो घटक दल आपकी पार्टी के हिसाब से, जो घटक दल जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्या बीजेपी ये तहैया करती है कि उनसे गठजोड़ नहीं करेगी फ्यूचर में? नहीं, देखिए बात यह है कि ये कोई ऐसा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जो है ना तो मैं इसको देने के लिए सक्षम हूं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जिस भी घटक दल का बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है, देश हित में, समाज हित में, जनता के हित में नहीं है, और जिसने जो भी कहीं पे भी गड़बड़ी की है, हमारी पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज उठाने में कहीं भी ना तो संकोच किया है, ना कोई
शर्मा शर्मी दिखाई है। हमने खुलकर उसके खिलाफ बोला है और बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। चलिए, खुलकर बोला है और आगे भी बोलेंगे। पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी बहुत खुल करके बोलते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, जन संदेश के लिए समय निकालने। थैंक यू। जो यक्ष प्रश्न था उसका जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं दे पाए। केजी सुरेश, क्या कहेंगे आप? ये मजबूरी है, आपको लगता है कि बड़े बिल्कुल आप मुहिम चलाते रहे सुखराम के खिलाफ, वही सुखराम आपके दल में आ जाते हैं, तब वो भ्रष्ट नहीं है। और यही यूपीए के साथ है, जब तक रामविलास पासवान इधर है और डीएमके इधर है वो कम्युनल है, जिस वक्त उनके पास चले जाते हैं वो सेक्युलर हो जाते हैं। विजय किशोर मानो, क्या अब इस देश की राजनीति की बिसात पर बड़े फिक्स मोहरे हैं? जी जी, और सिर्फ वजीर और ये बदल रहे हैं बस। देखिए, जब तक अब मैंडेट की बात नहीं बनती, और मैंडेट इसलिए नहीं है कि देखिए, जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पर पूरे देश में सत्ता में थी, तब बात अलग थी। क्षेत्रीय दलों के आने से, उनके उदय से और नए नए कारणों से वहां की लोकल समस्याओं को लेके, वहां का पोलराइजेशन करके जिस तरह क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हुआ है, उसने धीरे धीरे करके नेशनल पॉलिटिक्स पर अपने हस्तक्षेप किए। और वहां ये दुर्भाग्य है कि वहां की पार्टियां अक्सर बहुत अच्छे कामों के लिए नहीं जानी गई। जयललिता वही है, अब जयललिता और डीएमके में से ही आपको एक चुनना होगा। अगर लोग वहां से आएंगे चुन के और कांग्रेस नहीं आएगी तो उन्हीं में से कोई बंगाल में लेफ्ट से या ममता बनर्जी चुनना होगा। बीजेपी को अगर चुनना है तो लेफ्ट तो जाहिर है उनके साथ कभी नहीं आने वाली, तो ममता बनर्जी एक ऑप्शन बचते हैं। तो ऐसा अब इस देश की पॉलिटिक्स में, अब वो भ्रष्ट भी हो, वो मौका परस्त भी हो, तो भी आपको उनके साथ करना पड़ेगा। और इस सारे भ्रष्टाचार के पीछे बहुत सारी बातें ये भी। दूसरी, यूपीए की गवर्नमेंट जो आई है उसमें एजेंडा जो लेके आई, आप उसे रोज हट करते हैं। बीजेपी का सबसे बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष अपना एजेंडा लेके नहीं चलता, उससे इतना डिरेल करता है कि वो उसके एजेंडे में लग जाती। बीजेपी इतना विरोध करती, इस तरह करती है कि वो अपने कामकाज भूल के इसके काम में लग जाती है, बीजेपी को कंटेन करने में लग जाती है। आपको क्या लगता है डॉक्टर आशीष सरकार, क्या घटक दल अब कॉमन हो गए हैं कि मतलब ब्रैकेट के बीच में कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो वही होंगे, ममता बनर्जी, जयललिता, करुणानिधि और ये एनसीपी? मैं बचपन में जब था तो हमारी दो टीमें थी, एक लाइन पार और लाइन इस पार, और जितने दो कैप्टन हुआ करते थे, जो एक तरफ रहता था, दो दूसरी तरफ, और बाकी कॉलोनी के बच्चे चुन लिए जाते थे। को कभी इधर क्रिकेट खेलते थे, कभी उधर क्रिकेट खेलते थे। देश की राजनीति भी है, और देश में सच्चाई तो ये है कि मैं अगर पूरे लब्बो लबाब में आर्थिक इसका वो करें, जो खुली अर्थव्यवस्था हुई है, वो सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां अब कॉर्पोरेट घराने चलाने लगे हैं। जो पर्दे के पीछे कॉर्पोरेट घरानों का हाथ है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इनके झंडे और नाम अलग अलग हैं। और वो न तो वो सोशलिस्ट बचे जो 60 के दशकों में दिखाई देते थे, न वो कम्युनिस्ट बचे, और न ही वो जनसंघी दक्षिणपंथी बचे हैं। अब तो पार्टी, नेता और उसके झंडे और नाम सारा का सारा घालमेल है। और ये सारी एक तरह से दुकानें सजी हुई हैं, इधर का माल उधर और उधर का माल इधर हो रहा है। और ये व्यवस्था अभी कुछ साल चलेगी, फिर कभी कोई राजनीतिक उफान होगा, कोई आर्थिक परिवर्तन होगा। बिल्कुल, ये लब्बो लबाब है। मैं थोड़ा दूसरी भाषा में समझाऊंगा। हम लोग जब बचपन में मोहल्लों में क्रिकेट खेलते थे, जो एग्जाम्पल दिया, उसमें टीमें तो दो हो जाती थी, लेकिन चूंकि खिलाड़ी कम होते थे तो फील्डिंग जो है वो दोनों लोग मिलकर के करते थे। तो ये कुछ ऐसे ही विसात जो है वो बनी हुई है देश की राजनीति की। घटक दल वही है, जो कैप्टन है शिप का वो बदलेगा, कभी बीजेपी होगी, कभी कांग्रेस होगी, लेकिन एनसीपी, करुणानिधि, जयललिता, ममता बनर्जी, लेफ्ट, ये सब वही होंगे, जनता भी वही होगी। बहरहाल मुझे लगता है कि अब टाइम नहीं है कि जी तीसरा मोर्चा भी होगा तब भी वही होंगे, तीसरा मोर्चा होगा तो भी वही होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है। क्रिकेट का गेम है, आज सैकड़ा नहीं बन पाया सचिन तेंदुलकर का, उसका अफसोस है, लेकिन भारत मैच जीता, उसकी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय किशोर। सैयद जैदी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।